डॉक्टर MP व्यास, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खेरालू, हिंदी विभाग। इलेक्टिव ओपन, पेपर नंबर 205, सेकंड टर्म, द्वितीय सत्र। जो रचना हमें पढ़नी है उस उपन्यास का नाम बिना दरवाजे का मकान, लेखक रामदर्श मिश्र। सबसे पहले हम रामदर्श मिश्र का परिचय देंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामदर्श मिश्र का जन्म 15 अगस्त सन 1924 श्रावण पूर्णिमा उत्तर प्रदेश में जिला गोरखपुर के छोटे से देहात ठुमरी में हुआ था। मिश्र जी के पिता रामचंद्र मिश्र मध्यम वर्गीय परिवार के थे। मध्यम वर्गीय परिवार के कारण मिश्र जी का बचपन अभावों में बीता। मिश्र जी का माता का नाम कंवलपाती था। उनका वात्सल्य पाकर ही मिश्र जी साहित्य सृजन में आगे बढ़े थे। मिश्र जी के कवि में माँ, पिता और भाई साहब का प्यार उनके संस्कार में उतरे है। मिश्र जी के स्वभाव में ऐसे सीधे सरल ग्रामीण माता पिता के संस्कार दृष्टिगत होते हैं। भाई साहब के स्वभाव का प्रभाव मिश्र जी के बालमान पर अत्यधिक पड़ा। मिश्र जी को भाई साहब से अपार स्नेह मिला। उसी स्नेह ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई और जीवन के उच्चतम लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मिश्र जी को कवि और कथाकार होने के संस्कार माँ और पिताजी से अवश्य मिले थे, लेकिन उन कवि और कथाकार को विकसित करने का श्रेय भाई साहब को मिलता है। अब हम बिना दरवाजे का मकान शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालेंगे। उपन्यासकार रामदर्श मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। मिश्र जी का उपन्यास बहुत ही सफल उपन्यास है और शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालने से पहले शीर्षक किस प्रकार दिया जाता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक जो है वह हिंदी के विद्वानों ने हिंदी में शीर्षक के निम्नानुसार आधार माने हैं। शीर्षक जो है नायक के नाम पर दिए जा सकते हैं, जैसा कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। नायिका के नाम पर शीर्षक दिया जाता है मृगनयनी, सुनीता, निर्मला। स्थान के आधार पर स्थान के नाम पर शीर्षक दिया जाता है सेवा सदन, साकेत, कुरुक्षेत्र। घटना के आधार पर गोदान, त्यागपत्र। युग के आधार पर भी शीर्षक दिया जाता है द्वापर, अंधयुग। केंद्रीय विचार के आधार पर भी शीर्षक दिया जाता है रंगभूमि, कर्मभूमि, जहाज का पंछी, पानी के प्राचीर, बिना दरवाजे का मकान। उपन्यास के नामकरण या शीर्षक की चर्चा कर रहे हैं। बिना दरवाजे का मकान जो है वह सुंदर रचना है जिसमें ग्रामीण एवं नागरिक जीवन के तीनों
जैसा कि उच्च, मध्य और निम्न वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और वर्गीय समस्याओं पर प्रभाव पड़ा है, जिसमें मिश्र जी ने अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए बिना दरवाजे के मकान उपन्यास की नायिका हम दीपा को मानते हैं और दीपा को केंद्र में रखकर उसके चरित्र द्वारा जो समस्याएं प्रस्तुत हुई है, गांव का वर्गीय शोषण और उसका बहादुर के साथ दिल्ली नगर में बसना, मकान मालिकों का शोषण, बहादुर का रिक्शा चालक के रूप में दिल्ली में आना और कार से उसका अकस्मात में इजाग्रस्त होकर वो अपाहिज बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहादुर जो है वो रिक्शा चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अपाहिज हो जाता है। उसके कारण उसकी आमदनी बंद हो जाती है और पति का गुजरान चलाने के लिए दीपा जो है वह उसको कमाने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहादुर जब इजाग्रस्त हो जाता है तब से उनका काम बंद हो जाता है। रिक्शा चलाने का जो व्यवसाय था वह व्यवसाय बंद हो जाता है। उसके कारण अब उसकी जिम्मेदारी दीपा को निभानी पड़ती है। इसलिए प्रस्तुत उपन्यास में दिल्ली नगर के उच्च एवं निम्न वर्ग के लोग जो है शोषक, शोषित और भ्रष्टाचार के रूप को प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि रिक्शा की आमदनी बंद है और दीपा की मजदूरी पर ही गुजरान एवं मकान बनवाने के लिए कर्जा चुकाना है। ऐसी स्थिति में दीपा मकान को दरवाजा नहीं लगा सकी। पीड़ाग्रस्त बहादुर चोर पशु के घुस आने के डर से सो नहीं पाता। किवाड़ लगे तो चैन पड़े। अब किवाड़ के पैसे कहाँ से आए? मिश्र जी ने इस बात का उल्लेख उपन्यास में आगे बहादुर एवं दीपा के द्वारा कुछ स्थानों पर किया है। उपन्यास के अंत में शीर्षक के संकेत मिलता है। खाट पर लेटा हुआ बहादुर अपने बिना दरवाजे के मकान से बहुत ही परेशान है, बार बार सोचता है। बहादुर ने देखा बाहर से एक बकरी मुंह डाले झांक रही है। यह बड़बड़ाया, बिना दरवाजे का मकान भी अजीब होता है। इसकी इच्छा होती है, झांकने लगता है। इससे अच्छा रहा होता घर ही नहीं बनाया होता। आर्थिक रूप से वह विवश है, इसलिए वह मन ही मन बहुत दुखी है और वही ग्लानि प्रस्तुत हुई। इस प्रकार इस उपन्यास में बिना दरवाजे का मकान शीर्षक जो है बहुत ही आकर्षक शीर्षक है, सटीक शीर्षक। दीपा एक पिछड़े अंचल के मल्लाह परिवार में जन्मी, पली और बड़ी हुई। घोर वर्णभेद और वर्गभेद के माहौल में उसमें शिक्षा की ललक जगती है, लेकिन बड़े कहे जाने वाले लोगों के
समाज में छोटी जाति की लड़की का स्कूल जाना कौवा चला हंस की चाल माना जाता है। अपने गांव का राजा समझने वाला रूपनसी उससे बलात्कार का प्रयास करता है। बहादुर से विवाह के बाद वह महानगर दिल्ली आती है, जहां अधिक आर्थिक अभावों के बावजूद कुछ दिन चैन में बीतते हैं। लेकिन एक घटना में पति की बुरी तरह घायल होते ही उस पर पहाड़ सा टूट पड़ता है। वह चौका बासन करते हुए न केवल अपने पति का इलाज करवाती है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के अभाव की पूर्ति का यथाशक्ति प्रयास भी करती है। पेट की भूख, संतान की भूख, औरत की अपनी भूख से लड़ने के साथ समाज की रूढ़िवादिता और विषय लोलुपता के साथ उसे बराबर जूझना पड़ता है। इस दौरान आशा हताशा के बीच झूलती हुई जिस परिस्थिति के साथ अपने अस्तित्व को बचाने में सफल होती है, वह सकारात्मक और आश्वस्त करने वाला है। साहस और स्वाभिमान दीपा के चरित्र के गुण मात्र न होकर उसके प्रमुख अस्त्र भी है, जिनके बूते पर वह अपने जीवन संग्राम में टिकी हुई है। किशोरावस्था से लेकर विवाहावस्था के दौरान उसे कदम कदम पर कामुक भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। वह उनका यथाशक्ति प्रतिकार करती है। रूपनसी के हाथों को वह दांतों से काट लेती है और बलदेव को भी उसका मन चाहा नहीं करने देती। दलाल के बेटे का मुंह नोचकर उसे सबक सिखाती है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह मरने मारने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर जान से बड़ी क्या चीज होती है। जब उसका मोह छूट जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आदमी डरता नहीं, और जो डरता नहीं उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वे मुझसे टकराए तो जान दे दूंगी, एक की तो ले लूंगी। दीपा इस कटु सत्य से बार बार अवगत हुई कि पुरुष की छत्रछाया और सुरक्षा के अभाव में नारी को इस्तेमाल की चीज समझा जाता है। बहादुर के दोस्तों का अनैतिक सोच और व्यवहार उसे सालता है, लेकिन वह गंदगी और जुगुप्सा को अपने स्वावलंबन और आस्था के बल पर झेल जाती है। वे समझते हैं मर्द के बेबस होने की वजह से मैं रंडी बन जाऊंगी। जो बहादुर के दोस्त बनते थे वे अब मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। बीबी बच्चे छोड़कर परदेश में पड़े हैं। किसी औरत को असहाय समझकर उनकी आंखों में भूखा भेड़िया उछल आता है। चलो, उनकी तो बात समझ में आती है, पर जो अपनी बीवियों के साथ रहते हैं वे क्या कम जंगली हो जाते हैं। यह ठीक है कि उपन्यासकार ने दीपा की यौन सुचिता को खंडित होते नहीं दिखाया है, लेकिन वह उसे यांत्रिक का आदर्शवाद का प्रतिनिधि चरित्र भी नहीं बनाता। उसने सहज भाव से दर्शाया है। देह की भूख दीपा को बार बार बेहाल करती है। एक बार वह बसंत को पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, लेकिन यह सत्य है कि बसंत केवल देह की भूख की वजह से अच्छा नहीं लगता। इस आकर्षण में मन की भूख भी शामिल है। इस प्रकार उपन्यासकार ने
दिखाया है कि उसके 2 दिन बाद हमने इस मकान में आ गए। पहले सोचा था किसी तरह दरवाज़ा लग जाए हम लोग, लेकिन महीना पूरा हो रहा था। महीना शुरू होने पर पूरे महीने का किराया देना पड़ता है और अब तो कुछ भी हाथ में नहीं बचा जो दरवाज़ा लगवाते। न कहीं से पैसे मिलने की आशा थी कि कुछ दिनों बाद दरवाज़ा लग पाने की आशा बनती। हम लोग इसी तरह चले आए। चाहे जैसा भी हो, अपना घर तो है। वसंत बीए पास करके नौकरी लगने पर दीपा के अनुसार वह साहब हो गया। अब उसे बड़े लोगों के बीच घूमने से छुट्टी मिले तब न गरीब की कुटिया में आएगा। इस प्रकार आदमी बड़ा होकर घमंडी बन जाता है। दीपा कुछ जली हुई थी। देवी कीर्तन फिर शुरू हो गया। मैया मैनू लाल बख्श दे, बार बार रिकॉर्ड पर बजती ये पंक्ति। लाल बहादुर बसंत दीपा के दिमाग में आ रहे थे। तभी न जाने कब 2 कुत्ते खाट के दरवाजे के बगल से भीतर घुस जाकर लड़ने लगे और खाट को गिरा दिया। इस प्रकार बहादुर ने अपनी लाठी फेंक कर मारी। दोनों पौ पौ करते भागे। बहादुर बड़बड़ाया, साला दरवाजा न होने से जिसका जी होता है घुस आता है। कुत्ते, सुअर, बिल्ले और न जाने कौन कौन। दीपा ने भी सुना और मन ही मन दोहराया, कुत्ते, सुअर, बिल्ली और जाने कौन कौन। इस प्रकार उसकी जिंदगी भी बिना दरवाजे का मकान बन गई। मिश्र जी का शीर्षक संबंधी ध्वन्यात्मक संकेत स्पष्ट होता है। पति की अपाहिज दशा, उसके द्वारा संतान प्राप्ति की असंभावना और दीपा भी बिना दरवाजे के मकान की तरफ दिखाई गई क्योंकि वह विवश है, क्योंकि उसका पति अकस्मात में एक मरियल सी जिंदगी जीने के लिए विवश हो गया है। समाज के लोगों को उनकी परिस्थिति का पूरा विवशता की जिंदगी का पूरा दस्तावेज इस उपन्यास के माध्यम से चित्रित हुआ है। समाज के लोग उनकी विवशता को जानते हैं। इस प्रकार इस उपन्यास के माध्यम से बहादुर ने जब तक संकेत किए अनुसार ऐसी दशा में उसके गदराए यौवन को देखकर समाज के कामी वासनाशील लोग, कुत्ते, सुअर, बिल्ले जैसे पुरुष न जाने कौन कौन उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। निष्कर्ष रूप से कहें तो बिना दरवाजे का मकान यहाँ दीपा का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार इस उपन्यास का शीर्षक सरल, आकर्षक, सुंदर, लघु और बहुत ही सटीक है। अतः इस उपन्यास का शीर्षक सार्थक सिद्ध लगता है। अस्तु।